हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुचिता। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। देखिए, जब भी हम जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एमपीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उस एग्जाम का सिलेबस लगातार बदलते जा रहा है। इसी बदलते सिलेबस को देखते हुए हम देख रहे हैं कि मेंस में इस बार बहुत सारे नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे कि हम सीरियोलॉजी या हेमेटोलॉजी को देख सकते हैं। इसी के साथ में बायोकेमिस्ट्री नाम का एक नया टॉपिक भी हमारे इस सिलेबस में ऐड हुआ है। इसी के चलते हम इसी में देखने वाले हैं। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो मेरा बेसिकली टॉपिक होगा वो हेमेटोलॉजी से संबंधित ब्लड का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इस चीज को समझते चलेंगे। जब भी हम बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा है? तो जीव विज्ञान क्या कहलाता है? किसने सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में कहा है? तो जीव विज्ञान का अर्थ होता है कि सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। देखो, सजीवों की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि कुछ जीव होते हैं जो कि सजीव होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि निर्जीव होती हैं। तो जब हम सजीवों की बात करते हैं तो सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान जो शब्द है, ये सबसे पहले लेमार्क के द्वारा और टेक्निकस के द्वारा दिया गया था। वहीं हम बात करें परिभाषा की कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या कहलाती है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है अथवा जीवन या चेतना का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है या फिर चेतना का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाओं को रख लेते हैं या जीवन की क्रियाओं को रख लेते हैं, जैसे कि वृद्धि हो गया, विकास हो गया, श्वसन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, पोषण हो गया। ये सारी चीजें इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। जीव विज्ञान की शाखाओं की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरी शाखा जिसे पादप विज्ञान कहा जाता है, जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो पहला हो गया जंतु विज्ञान जूलॉजी, दूसरा हो गया पादप विज्ञान जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें जीव विज्ञान की ही, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इसी के साथ में अरस्तु ने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिज्म, जिसमें 500 से ज्यादा अधिक प्रजाति के जीव जंतुओं का वर्णन अरस्तु के द्वारा किया गया। क्योंकि विश्व में सबसे पहले अरस्तु ने बताया कि जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान में भी जंतु विज्ञान क्या है, इस कारण से हम जानते हैं इन्हें जूलॉजी के पिता के नाम से या फादर ऑफ जियोलॉजी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसी के साथ में जब हम पादप विज्ञान की बात करेंगे तो वहां पर एक नया नाम सामने आता है जो नाम है थियोफेस्टस का। तो जब हम पादप विज्ञान की बात करें तो पादप विज्ञान के पिता थियोफेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम, जिसमें 500 से ज्यादा अधिक प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजाति का वर्णन किया गया है। ना कि 500 से अधिक पौधों का वर्णन, बल्कि 500 से अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। अब आज का हमारा बेसिकली टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, जो कि हेमेटोलॉजी का पहला टॉपिक है, जिसे हम ब्लड के नाम से जानते हैं या रक्त के नाम से जानते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में रक्त बहुत ज्यादा है। पूरा मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी की बात करें, किसी भी जीव की अगर हम बात करें, तो बेसिकली काम किस चीज से चल रहा है? ब्लड से चल रहा है, ऑक्सीजन से चल रहा है, पोषण से चल रहा है। ठीक है, जब हम हेमेटोलॉजी की बात करते हैं तो रक्त या रक्त के कुछ तंत्रों के बारे में या रक्त के यौगिकों के बारे में वर्णन करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठे करना हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर हम ब्लड की ही बात करें, मानव शरीर की, क्योंकि हम यहाँ पे मानव शरीर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में रक्त किस प्रकार से काम करता है, मानव शरीर में ब्लड कैसा होता है, इसका काम कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसमें यौगिक कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे। अगर मैं रक्त की बात करूँ तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा कहा जाता है तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। सिंपल सी बात यह है, अगर मैं ब्लड ये कहूं कि अगर हमें ब्लड को बताना है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है,
पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड फैला हुआ होता है, हर एक ऑर्गन में ब्लड होता है। ब्लड की अगर बात की जाए तो ब्लड के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है इसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग जो होता है इसे हम सेल के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो इसका जो रंग होता है वो येलोइश कलर होता है। वहीं हम अगर कोशिकाओं की बात करें तो क्योंकि ब्लड में तीन प्रकार की मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहली होती है हमारा आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, प्लाज्मा की अगर बात करें तो यह ब्लड का लगभग 60% भाग होता है, जो कि हल्के पीले रंग का होता है, जिसमें लगभग 90% जल होता है और 10% कार्बन एवं अकार्बनिक यौगिक घुले हुए होते हैं। देखिए आपने बहुत कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि ब्लड का ट्रांसप्लांट होना है, वहीं कभी कभी किसी सीवियर कंडीशन में ये भी होता है कि प्लाज्मा का ट्रांसप्लांट होता है। तो ये ब्लड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी ब्लड के हिस्से में अगर हम बात करें तो लगभग 60% क्या है, प्लाज्मा है। ये 60% प्लाज्मा आप कैसे बाहर निकालते हैं? तो देखिए जब भी ब्लड का अगर हम टेस्ट की बात करें या ब्लड से जब भी हमें प्लाज्मा अलग करना होता है, तो ऐसे किसी भी टेस्ट को करने के लिए हमें एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सेंट्रीफ्यूजल मशीन कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने वाली मशीन, इसमें क्या होता है, आपने सिरिंज के माध्यम से किसी भी ह्यूमन बॉडी से, किसी भी जीव से ब्लड को कलेक्ट करना है। उस ब्लड को आपको बेसिकली एक परख नली में रखना है। इस परख नली में रखने के बाद आपको इस परख नली को सेंट्रीफ्यूजल मशीन में रखना है, सेंट्रीफ्यूज करना है ब्लड को। इस सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक इस टाइप के शेप की एक उल्टा घड़ा आप समझ सकते हैं, ये घड़े के शेप की मशीन होती है जो कि हल्की सी टेढ़ी होती है, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे इसमें होल्स बने होते हैं, और ये जो होल्स होते हैं ये गहरे होल होते हैं, और इन्हीं गहरे होल्स में परख नली को रखा जाता है। जब ये परख नली इसके अंदर रखी जाएगी, क्योंकि मशीन हल्की टेढ़ी है, और इसे घुमाया जाता है। अब इसमें कनेक्शन कैसा है, 1 मिनट में ये मशीन 1600 बार राउंड लगाती है, 1600 बार राउंड लगाती है। तो अब क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण और ऊपर से घूमने के कारण क्या होता है, जो भी हैवी मटेरियल होता है ना, वो हैवी मटेरियल नीचे की तरफ में आ जाता है। तो इस मशीन से जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जो ब्लड का हैवी मटेरियल है लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, बल्कि जो हल्का मटेरियल जो कि तरल पदार्थ है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी को हमने क्या किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया है सेंट्रीफ्यूजल मशीन की हेल्प से। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हैवी मटेरियल है जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीसी, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी सबसे पहले नीचे आ गई। आरबीसी के जस्ट ऊपर की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे डब्ल्यूबीसी दिखेगी और प्लेटलेट्स दिखेंगी। ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा है जो कि हमें येलो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अब ये है प्लाज्मा। क्लियर है इतना दिमाग में? तो ब्लड के हम जब ब्लड के फॉर्मेशन की बात करेंगे, या हम ब्लड के जब कंपोनेंट की बात करेंगे, तो ब्लड के कंपोनेंट में हमें प्लाज्मा देखने के लिए मिलेगा, जो कि टोटल ब्लड का लगभग 60% है, ठीक है, और 60% जो है, इस 60% में भी 90% वाटर है। क्लियर है दिमाग में? चलिए ये देखिए, इस टाइप से प्लाज्मा को सिक्योर करके रखा जाता है, सेव करके रखा जाता है, कि इसलिए आगे अगर ट्रांसप्लांट कभी करना हुआ तब। प्लाज्मा के काम क्या क्या है? अगर हम प्लाज्मा के वर्क की बात करें, क्योंकि देखिए जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो हम ब्लड के कामों को पढ़ेंगे, इसके साथ में हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा का आखिर कार्य क्या क्या है। तो प्लाज्मा के कार्य की अगर हम बात करें, तो कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाना प्लाज्मा का काम है। क्योंकि ये काम प्लाज्मा का है, तो ये काम ब्लड का भी होगा, ये बात दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है, ठीक है। ब्लड का काम प्लाज्मा का काम सेम ही होगा, है ना। सेकेंड है, कोशिकाओं के उत्सर्जित पदार्थों को हटाना है, ठीक है। विटामिन, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज आदि का परिवहन करना है, जो कि ब्लड करता है, सेम एज इट इज वही काम है। शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण करना है, प्लाज्मा का काम। एवं शरीर में तापमान का नियंत्रण करना भी प्लाज्मा का ही काम है। और ये सारे काम जो होंगे ये ब्लड के भी काम होंगे। क्लियर है इतना? ब्लड की हमने बात की।
अगर हम ब्लड की बात करें तो हमने क्या पढ़ा, यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी प्रकृति कोलाइड प्रकार की, कोलाइड क्या होता है, मतलब ना तो पूरे तरीके से तरल है, ना ही पूरे तरीके से वाटरी है, ना ही पूरे तरीके से ठोस है, हल्का ठोस है, हल्का तरल है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम क्या देखते हैं, ब्लड में छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ब्लड सेल्स कहते हैं, तो ये ठोस हैं। और वहीं अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो वो लिक्विड है। तो इस कारण से ये मिक्स हो गया, तो इस कारण से हम इसे क्या कह रहे हैं, इसकी प्रकृति कैसी है, कोलाइड प्रकृति है। वहीं ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड कितना ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर एक एवरेज हम मानते हैं कि मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है। वहीं अगर इस पे हम मेल की बात करें तो मेल में लगभग 5.5 लीटर, और फीमेल में अगर हम बात करें तो लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। देखिए, ये है ब्लड की कोलाइड प्रकृति। अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लड दिखाई दे रहा है हमको, और इसी ब्लड के बीच में हम देख रहे हैं ये डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रही है, वहीं हम ये आरबीसी दिखाई दे रही है, वहीं कुछ इन हिस्सों में हमें प्लेटलेट्स भी दिखाई दे रही हैं। अगर हमें रक्त के निर्माण की अगर हम बात करें कि ब्लड का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो में होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक गेम है। क्या गेम है, यहाँ पे बात यह है कि अगर हम ब्लड के ही फॉर्मेशन के निर्माण की बात करें तो यह आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के पश्चात बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जन्म के पहले की जब हम बात करें, जब बेबी बर्थ नहीं हुआ होता, तो यही ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है, जिसे हम यकृत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि लीवर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि लीवर मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि रीजनरेट होने की क्षमता रखता है। वहीं अगर हम बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो की मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, आगे है। ठीक। अगर हम स्टोरेज की बात करें कि ब्लड स्टोर कहाँ पर होता है, तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वह प्लीहा में स्टोर होता है, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। वहीं अगर हम ह्यूमन बॉडी के बाहर की बात करें कि लैब में ब्लड कैसे स्टोर किया जाता है, तो लैब में जो ब्लड बैंक होते हैं वहां पर अगर हम बात करें तो सोडियम ऑक्सलेट की हेल्प से 40 दिनों तक ब्लड को सेव करके रखा जा सकता है लेबोरेटरी में। ये देखिए, अगर हम स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन को ही ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। यही वो हिस्सा है जहां पर पूरे के पूरे रक्त को संरक्षित करके रखा जाता है। इसे शरीर का रक्त भंडारण भी कहते हैं। वही हम बॉडी के बाहर की अगर हम बात करें लैब की, तो देखिए लैब में इस प्रकार से ब्लड को सिक्योर करके रखा जाता है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। देखिए हमें पता है कि हर एक चीज की अपनी एक पीएच वैल्यू होती है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, ब्लड जो है या जो रक्त है यह क्षारीय प्रवृत्ति का है। इसकी पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो 7.4 जो है इसकी पीएच वैल्यू है। वहीं अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो 200 mg पर डीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में सामान्यतः माना जाता है। देखो, जब मैं बात कर रही हूँ कोलेस्ट्रॉल की, तो यहीं पर एक और बात होगी हीमोग्लोबिन की भी, है ना। हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो ये इसको हम किस से कोऑर्डिनेट करते हैं, हम इसे एचबी से कोऑर्डिनेट करते हैं। एचबी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये एक प्रकार से ऐसी चीजें हैं कि अगर हम आयरन की बात करें कि ब्लड में कितना आयरन पाया जा रहा है, और ये जो हीमोग्लोबिन है यही वह वर्णक है जो कि रक्त को, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो देखिए, ये आपको हार्ट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस हार्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको एक आर्टरी दिखाई पड़ रही है। ये आर्टरी जो है यहाँ से किनारे से जा रही है, और इसके इस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा दिखाई पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों के साथ में जो हार्ट अटैक की समस्या होती है, या अगर हम सुनते हैं कि नस फट गई दिमाग में, या हम सुनते हैं कि किसी प्रकार से कोई ब्लॉकेज हो गया है, ये मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल के सामान्य अगर हम स्थिति की बात करें तो ये 200 mg पर डीएल होना चाहिए। लेकिन अगर ये 200 से 400 हो जाए, 400 से 300 हो जाए, या 300 से 500 हो जाए, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से हम कैसे समझ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक आर्टरी है, ये आपकी एक धमनी है, ठीक है, या वेन्स है,
या शिरा है, ठीक है। अब इस आर्टरी में क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ये ब्लड यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। इस ब्लड में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रुधिर कणिकाएं या ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। क्लियर है इतना दिमाग में? तो ये पाइप है जो कि जैसे कि हम पानी भरते हैं ना, नल में एक पाइप लगाते हैं हम, पाइप से सीधा पानी कहाँ आ रहा है, हमारे टांके तक या हमारे किसी भी बर्तन तक सीधा पानी डायरेक्ट पहुंच पा रहा है। अब ये पाइप बहुत सालों तक लगी है मान लीजिए, तो क्या होगा, नल से पानी तो आएगा लेकिन पानी के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो कहाँ लगने लगेंगे, वो किनारे पे लगने लगेंगे, इस वाले हिस्से पे लगने लगेंगे। तो हम क्या देखते हैं, पाइप धीरे धीरे गंदा होने लगता है, देखते हैं हम पाइप गंदा हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब ये पाइप गंदा होने लगता है ना, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर है, तो आप इसको निकाल के क्लीन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम भौतिक यूज की बात करें, अगर कोई शरीर के बाहर कोई चीज है तो हम उसको निकाल के क्लीन करके वापस से फिट कर सकते हैं, जैसे नल का पाइप, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब ये क्या हो रहा है, ये पाइप लगातार धीरे धीरे गंदा होते जा रहा है, और ये जो किनारे हैं ना, ये इन किनारों में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होते जा रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बढ़ता गया, बढ़ता गया, दोनों किनारों में बढ़ता गया। अब दोनों किनारों में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, तो जो कि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा आसानी से हो रहा था यहाँ से बीच में से, क्या अब वो उतनी आसानी से हो पाएगा, क्या उतना ब्लड आराम से जा पाएगा शरीर के अंदर, नहीं जा पाएगा। तो दिक्कत यहाँ पे ये होती है, क्योंकि शिरा में या फिर आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, तो इस पूरे हिस्से में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब यहाँ से ब्लड जा रहा है, ब्लड जा नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब क्या होता है, ब्लड दबाव बनाता है निकलने के लिए, दोनों तरफ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो ब्लड क्या करेगा, बाहर दूसरी तरफ निकलने के लिए दबाव बनाएगा, और दबाव के साथ जब ब्लड एकदम से निकलता है, तो ये ब्लड कहाँ पहुंच रहा है, हार्ट में पहुंच रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे है, ब्लड दबाव के साथ हार्ट में पहुंच रहा है, और हार्ट में जब एकदम से प्रेशर पड़ता है उसे ही हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो क्लियर बात समझ में आई? तो ये पूरी कंडीशन किसके कारण हो रही है, एकमात्र कोलेस्ट्रॉल के कारण हो रही है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं, एचबी की जब बात करते हैं, तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। देखिए मेल में जब अगर हम बात करें तो 13 से लेके 17 ग्राम पर डीएल जो है हीमोग्लोबिन मेल बॉडी में होना चाहिए। वहीं जब मैं फीमेल की बात करूंगी तो 12 ग्राम से लेकर 15 ग्राम पर डीएल तक का फीमेल बॉडी में हीमोग्लोबिन माना जाता है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशली क्या होता है, हिम होता है, आयरन होता है और ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। जिस प्रकार से हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नाम का एक तत्व होता है जो कि पेड़ पौधों को हरा रंग देता है, वैसे ही हीमोग्लोबिन की जब हम बात करेंगे तो यही ब्लड को रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जिसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम पढ़ते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। ये क्या होता है, हमने अक्सर देखा होगा, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारा जो ब्लड है ना वो रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण है। पर हीमोग्लोबिन के कारण क्यों है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमारा ब्लड रेड दिखाई पड़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड अलग कलर का है, या हमारा ब्लड शायद ब्लू है या ग्रीन है, ऐसा कुछ है क्या? अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो रेड हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा कुछ? देखिए जब हम हमारी वेन्स को देखते हैं, अगर आप अपने हाथ के किनारे पे जो वेन्स है, इन वेन्स को देखेंगे तो ये आपको हल्की सी नीले कलर की या फिर हरे कलर की दिखाई देंगी। और इनका हरा और नीला ये क्यों दिखाई देती है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी आज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर ब्लड की या शुद्ध रक्त की। तो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई होगी उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, और यह धमनियों में प्रवाहित होता है, मतलब आर्टरीज में
प्रवाहित होता है। वहीं जब हम अशुद्ध रक्त की बात करते हैं, मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो ऐसे रक्त की जब हम बात करते हैं तो ये शिराओं में बहता है और इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर अशुद्ध रक्त कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। देखिए, ह्यूमन हार्ट की जब हम बात करें तो हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको पता होगा। तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये वो हिस्सा है जहां से शिराओं के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। इन पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट के अंदर प्रवेश कर रहा है। हार्ट के अंदर प्रवेश करता है ये, और यहाँ से हम देखते हैं ये ब्लड यहाँ से वापस घूमकर बाहर की तरफ जाता है, जो कि हमारे लंग्स है, लंग्स की तरफ जाता है। और लंग्स की तरफ जब ये ब्लड चला जाता है तो लंग्स में आपको पता है ऑक्सीजन, यहाँ से लंग्स में हम हमारी बॉडी में लंग्स से ऑक्सीजन आती है, तो यहाँ पे श्वसन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो ऑक्सीजन किसको मिल रही है? ब्लड को मिल रही है। ब्लड को जब ऑक्सीजन मिल गई तब इसके बाद ब्लड वापस रिटर्न होके पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू अंदर आता है वापस से, और यहाँ से हम देखते हैं कि फिर अरोटा में होते हुए ब्लड जो है पूरे शरीर में बांट दिया जाता है। देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम जब हार्ट समझेंगे तो आराम से इस पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे। अभी आपको सिंपली इतना समझना है कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के अंदर आता है, वो धीरे से लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स में पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वापस से हार्ट में आता है, और हार्ट में आने के बाद फिर अरोटा के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है या पूरे शरीर में सर्कुलेट किया जाता है। क्लियर है? इज ब्लड ब्लू? मैंने जो आपको कहा था कि क्या हमारा जो रक्त है वो ब्लू कलर का है जैसे कि हम वेन्स में या आर्टरीज में देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि जो हमारा ब्लड है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमारे आर्टरीज में होता है, वो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, इस कारण से वो हमको लाल कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी रेड होता है, पर उसका कलर कैसा होता है? डार्क रेड कलर का होता है। लेकिन वेन्स के चलते, वेन्स का कलर क्योंकि हल्का सा ब्लू और ग्रीन है, तो इस कारण से सूरज की रोशनी जब उसमें पड़ती है, हमारी स्किन में पड़ती है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस हिस्से का जो ब्लड होगा वो ब्लू कलर का होगा, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डार्क मैरून या बैगनी कलर का होता है, ना कि ब्लू कलर का। क्लियर है? लाइट के कारण हमको ऐसा नीला या हरा रंग दिखाई पड़ता है ब्लड का। फिर आता है रक्त के कार्य, मतलब ब्लड के काम। ब्लड क्या क्या बेसिकली काम करता है? सबसे पहली बात, ऑक्सीजन का परिवहन। बहुत सही, ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड ही कर रहा है। पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर ट्रेवल कर रहा है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? ब्लड करेगा। ऊर्जा और पोषक पदार्थों का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन और पोषक पदार्थों का परिवहन भी रक्त के द्वारा ही हो रहा है। पोषक हार्मोन्स और एंटीबॉडीज आदि का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, बिल्कुल। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से किया जा रहा है? देखिए, जब हम किडनी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ब्लड का फिल्ट्रेशन जो होता है वो किडनी में होता है। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो इस प्रकार से हमको किडनी दिखाई पड़ती है। यहाँ पे यूरेटर है, यहाँ पे यूरिथ्रा है। ठीक, अगर हम किडनी की बात करें तो आपको पता है कि ये जो किडनी है ना, यहाँ पर ब्लड का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं।
इनका बेसिकली काम क्या है? इनका बेसिकली काम है कि ब्लड में जितनी भी आर्टिफिशियल बाहर की चीजें हैं, उन चीजों को, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन पदार्थों को अलग करना है। तो हम क्या पढ़ते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन या ब्लड का फिल्ट्रेशन दोनों कहाँ पे हो रहा है? किडनी में हो रहा है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन बेसिकली यही काम करते हैं कि ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं। और जब यहाँ पर अगर हम देखते हैं किडनी में, यहाँ पर अगर हम देखें कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, होने के बाद किडनी पर ही यूरिन बनता है, और यूरिन आगे यहाँ पर इन इन शिराओं के थ्रू यूरिथ्रा में आता है, और यूरेटर से यूरिथ्रा में आता है और बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली ये उत्सर्जित पदार्थों वाला काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन भी ब्लड के थ्रू ही हो रहा है, किडनी में हो रहा है। तापमान नियंत्रण, तापमान में नियंत्रण भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है कि शरीर का तापमान कितना ज्यादा कितना कम होगा। वहीं थक्का बनाने का, थक्का की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है क्लॉट। तो ब्लड की क्लॉटिंग का काम भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम थक्के बनाने की बात करें तो मानव शरीर में अगर हम बात करें या किसी जीव की अगर हम बात करें, तो कभी जब हमें चोट लग जाती है, बेसिकली आपने देखा होगा कि कभी आप दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आप गिर गए, आपके पैरों पे, घुटनों पर, हाथों पर कहीं पर चोट लग गई, और आपने देखा कि ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है। आपने थोड़ी देर, अगर आप खेलने में मगन है, आपने उसे छोड़ दिया या आपने उसे साफ कर लिया, तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद ब्लड वहां से सूख जाता है और वहां से फिर बाहर ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रक्त का थक्का जमना है या ब्लड की जो क्लॉटिंग हो रही है, ये क्लॉटिंग किस प्रकार से हुई है? तो ये जो ब्लड की क्लॉटिंग है ना, ये ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लेटलेट सेल्स के द्वारा इस ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है। इनमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जो कि फाइब्रिन के अणुओं को बनाता है, एक जालीनुमा संरचना बनाता है, जिसमें ब्लड की जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं, उस जाल में फंस जाती हैं, और फंसने के कारण धीरे धीरे सूख जाती हैं, और सूखने के कारण ब्लड का क्लॉट बन जाता है, और आगे ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ब्लड नहीं निकल पाता है। तो रक्त का थक्का बनाने का काम भी इसमें आता है। फिर आता है घाव भरना। शरीर पर कहीं पर भी जब चोट लग जाती है तो उसे भरने का काम भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है रुधिर कणिकाएं या फिर ब्लड सेल। ब्लड सेल की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली हो गई हमारी आरबीसी, दूसरी हो गई डब्ल्यूबीसी, और तीसरी हो गई प्लेटलेट्स। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को हम डब्ल्यूबीसी, सॉरी, आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इन्हें इरिथ्रोसाइट्स कहा जा रहा है, इन्हें रेड ब्लड सेल्स कहा जा रहा है, इन्हें लाल रुधिर कणिकाएं कहा जा रहा है। अगर इनकी संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी में कितनी पाई जाती हैं, तो इनकी संख्या लगभग 50 लाख प्रति घन मीटर है, प्रति घन मिलीमीटर है। अगर हम इन्हीं की बात करें कि ये जो आरबीसी हैं, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मतलब बोन मैरो में होता है। वहीं अगर आरबीसी की खोज की बात की जाए तो आरबीसी की खोज किसके द्वारा की गई? तो स्वाट्रेंडम स्वाटरडम और मेल्फिंगी के द्वारा आरबीसी की खोज की गई। अधिकतर स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि जिराफ और लांबा। लांबा नाम का एक जीव है, मैं आपको आगे फोटो दिखा दूंगी उसकी। ठीक। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? तो गैसों के परिवहन में यह मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। आरबीसी के फॉर्मेशन की हमने बात की कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वह अस्थि मज्जा में होता है या फिर बोन मैरो में होता है। इसके लाइफ इसके जीवन
काल की अगर बात की जाए, देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, अस्थि मज्जा में या फिर बोन मैरो में हो रहा है। अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। वहीं इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। इस कारण से स्प्लीन को या प्लीहा को हम क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी प्लीहा को फिर कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें बोन मैरो की, कि बोन मैरो कहाँ पर होती है और क्या होती है, तो जब हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं, अगर आप में से किसी ने कभी चिकन वगैरह खाया हो, नॉनवेज वगैरह खाया हो, तो आप जानते होंगे कि जो नॉनवेज में जो चिकन की जो टांग होती है ना, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है, जो हल्का सा ज्यादा फैटी जो हिस्सा होता है ना, वहां पर चिकन का बोन मैरो होता है। वैसे ही अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी जो बड़ी और जो लंबी और मजबूत जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के किनारे वाले हिस्से में, लाइक फीमर की जो हड्डी है ना, उस फीमर की हिस्से के फीमर की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में, जो कि सबसे मजबूत हिस्सा दिखाई पड़ता है, इस हिस्से में हमें बोन मैरो देखने के लिए मिलती है। बेसिकली बेसिकली ये देखिए, ये आपकी हड्डी है और इस हड्डी के इस वाले हिस्से में हमें क्या देखने के लिए मिल रही है, बोन मैरो देखने के लिए मिल रही है। ये देखिए, तो ये वाले हिस्से में हमें बोन मैरो दिख रही है। अब इस बोन मैरो में भी दो टाइप हो रहे हैं। पहली बोन मैरो है जिसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं। अब ये रेड बोन मैरो जो है वो लाल रक्त कणिकाओं को, मतलब आरबीसी का निर्माण करती है। बेसिकली ये है, ये जो रेड बोन मैरो है ना, ये आरबीसी का निर्माण करेगी। और ये जो येलो बोन मैरो है ना, ये डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, तो ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है। इतनी बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। बोन मैरो कहाँ पाई जाती है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों के किनारे वाले हिस्से पे हमें बोन मैरो देखने के लिए मिलती है। मैंने आपको बताया कि स्प्लीन को स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। किसका, आरबीसी का। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी की डेथ कहाँ पे होती है, स्प्लीन पर आकर होती है या प्लीहा पर आकर होती है। अगर आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसकी आकृति उभयावतल है, मतलब बाई कॉनकेव है। कलर की बात करें तो यह लाल रंग की हमको दिखाई पड़ती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है। जब भी मैं आरबीसी की बात कर रही हूँ ना, तो मैंने आपको बताया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, वो कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं कर सकती हैं। दिमाग में क्लियर रखना है अपन को कि ऐसी कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, वो कोशिकाएं कोशिका विभाजन नहीं कर सकती हैं। मतलब एक आरबीसी दो आरबीसी में नहीं बढ़ सकती। बल्कि जब हम किसी दूसरी कोशिका की बात करेंगे, जैसे कि हम किसी स्किन की कोशिका की बात करेंगे, हम किसी ऊतक की बात करेंगे, या हम किसी दूसरी चीज की बात करेंगे, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक होता है, वो कोशिकाएं एक से दो में बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कायिक कोशिका की बात करें या जनन कोशिकाओं की बात करें, जैसे कि जनन कोशिका में क्या आएगी, जनन कोशिका में दो चीजें आएंगी। पहला होता है एग और दूसरा होता है स्पर्म। ठीक है। अगर एग की अगर हम बात करें तो एग का भी फॉर्मेशन एक से दो हो सकता है, स्पर्म का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक। लेकिन अगर हम कायिक कोशिकाओं की बात करें तो कायिक कोशिकाओं में भी क्या होती है, जैसे कि आपने किसी टिश्यू को देखा, आपने हार्ट के किसी एक हिस्से के किसी टिश्यू को देखा, उसमें जो कोशिकाएं, क्योंकि उनमें केंद्रक है, तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिका विभाजन करती हैं। एक केंद्रक दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो से चार हिस्सों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं मानव का या शिशु का या जीव का निर्माण इसी कोशिका विभाजन के तहत ही होता है। क्लियर है इतना दिमाग में। तो अगर हम बात करें कि कोशिका विभाजन की, लेकिन आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक ही नहीं पाया जा रहा है। बल्कि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इस कारण से आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होगा। एक और कॉन्सेप्ट है, आरबीसी में क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होगा, इस कारण से कभी किसी व्यक्ति को अगर आरबीसी की कमी होती है तो हमें बाहर से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्लियर।
आरबीसी में क्योंकि केंद्रक नहीं होता, केंद्रक के ना होने के कारण अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज, जैसे हम माइट्रोकॉन्ड्रिया जानते हैं, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम क्या पढ़ते हैं, कोशिका का श्वसन अंग पढ़ते हैं, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है इस कारण से इसमें श्वसन भी नहीं हो रहा है। इसी के साथ में अगर हम बात करें ऊंट, जिराफ और लांबा, ये तीन ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में हमको केंद्रक देखने के लिए मिलता है। यह है लांबा, हल्का सा भेड़ जैसा दिखाई पड़ता है, पर भेड़ से बहुत अलग प्रजाति का जीव है ये। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी जो है वह डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन पे हो जाती है, मतलब आरबीसी कौन सी कंडीशन पे कम हो जाती है। पहली चीज है ड्यूरिंग स्लीप, अगर हम बहुत ज्यादा गहरी निद्रा में हैं तो आरबीसी शरीर में कम हो जाएगी। दूसरा है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मानव शरीर में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो ब्लड की कमी वाली कंडीशन को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। तीसरा है अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होने वाला इन्फेक्शन, अगर बोन मैरो में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो भी हम देखते हैं कि मानव शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी। फिर आता है ब्लड लॉस, किसी ऐसी कंडीशन पे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी में महिलाओं के शरीर में हम देखते हैं कि ब्लड कम हो जाता है, और इस ब्लड के चलते, ब्लड के कम होने के चलते आरबीसी भी कम हो जाती है। तो ये कंडीशन हम देख सकते हैं। इसके अलावा किडनी की किसी भी प्रकार की डिसीज, लाइक पथरी हो गया, किडनी में फेलियर हो गया, या यूरिन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि आरबीसी अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है एनीमिया की कंडीशन। एनीमिया में क्या हम देख रहे हैं कि ब्लड को जब हम इस वाले हिस्से में देख रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड एकदम नॉर्मल दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारी आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और कुछ प्लेटलेट्स हैं। वही हम एनीमिया की कंडीशन जब देख रहे हैं तो एनीमिया में क्या हो रहा है, एनीमिया में हम देख रहे हैं डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, परंतु यहाँ पर आरबीसी बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्लियर है? यहीं पे एक और कंडीशन आती है आरबीसी की, जब मैं बात कर रही हूँ तो आरबीसी की एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो कि रेड ब्लड सेल से संबंधित है, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं, जिसे कुछ लोग सिकलिन के नाम से भी कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया की अगर मैं बात करूं, सिकल सेल एनीमिया जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बीमारियों में से एक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका सॉल्यूशन मिल जाता है तो मानव को संतुष्टि रहती है कि हाँ चलिए ठीक है, हमारे पास कम से कम इस चीज का सॉल्यूशन तो है। पर सिकल सेल एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें जीवन का निर्वाह कर पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो मान के चला जाता है कि 90% चांसेस ये हैं कि इस व्यक्ति का जीवन आगे नहीं चल पाएगा। होता क्या है इसमें, हम ये समझते हैं। देखिए ब्लड जो है, मैंने आपको बताया कि जब मैं ब्लड की बात कर रही हूँ तो ब्लड में हमने तीन ब्लड सेल्स का नाम पढ़ा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्योंकि हम आरबीसी पढ़ रहे हैं तो आरबीसी संबंधित बीमारी है, इस कारण से इसका संबंध किससे होगा, आरबीसी से होगा। आरबीसी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि आरबीसी की आकृति जो है वो उभयतल होती है और इसका आकार जो होता है वो गोल होता है। ठीक है, कॉनकेव होती है और ये कैसी होती है, गोल होती है। ठीक, बेसिकली आरबीसी आपको गोल दिखाई पड़ती है, ये देखिए। ठीक, लेकिन जब यही आरबीसी जो कि पूरे तरीके से गोल ना होकर आधी रह जाए, लाइक दिस, चंद्राकार हो जाए, चंद्र के आकार की हो जाए, ऐसी हो जाए, चंद्र के आकार की हो जाए, तो ऐसी आरबीसी को हम सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल के नाम से जानते हैं। तो आरबीसी का आकार आधा हो गया। क्योंकि आकार आधा हो गया तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का है, 120 दिन का जीवन काल है। परंतु सिकल सेल एनीमिया के जो आरबीसी होती हैं, इन आरबीसीयों का जीवन काल 8 से 9 दिन मात्र होता है। क्लियर है? अब हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता।
क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं है तो आरबीसी डिवाइड नहीं हो सकती। आरबीसी बन कहाँ रही है, बन रही बोन मैरो में है। बनने में लगभग 3 महीने का टाइम लगता है। अगर मैं आरबीसी की बात करूं ढंग से ब्लड बनने में, हम क्या पढ़ते हैं कि ब्लड अगर आपने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया है, आधा 1 लीटर जितना भी आपने दिया हो अपने शरीर से, तो उसको रीजनरेट होने में, पूरा ब्लड उतना वापस बनने में 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। यहाँ पे कंडीशन आप समझिए कि आपको एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो हर 8 से 9 दिन में मर रही हैं, हर 8 से 9 दिन में खत्म हो रही हैं। और दूसरी बात, नई ब्लड सेल बन नहीं पा रही, क्योंकि नई अगर बन भी रही है तो इतनी थोड़ी बनेंगी कि यहाँ पे पूरी खत्म होते जा रही है और नई वहां से बनते जा रही है। बोन मैरो में अगर बन भी रही होंगी तो मान लीजिए बोन मैरो में 10 आरबीसी एक दिन में बनती हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ मर तो लाखों रही है ना, क्योंकि इनका जीवन काल कम है। इनका जीवन काल 120 दिन होना चाहिए पर इनका जीवन काल कितना है, 8 से 9 दिन। तो इस कारण से हम क्या देखते हैं कि ये पूरी कंडीशन क्या कहलाती है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन कहलाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है ब्लड का ट्रांसप्लांट करना। ये देखिए इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आर्टरी बनी हुई है। इस आर्टरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं और यहाँ पे यहाँ पे जो है सिकल सेल एनीमिया के WRBC है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आरबीसीज हैं। तो क्या हो रहा है, ये वाली आरबीसी को बाहर निकाला जा रहा है और ये वाली आरबीसी को शरीर के अंदर इन्फ्यूज किया जा रहा है, शरीर के अंदर डायलिसिस किया जा रहा है। तो ये कंडीशन बनती है सिकल सेल एनीमिया के सॉल्यूशन की। लेकिन क्योंकि मैंने वही बात कही कि ये आरबीसी को अगर इन आरबीसीयों को हटाकर आप इस आरबीसी को डाल भी देंगे तो भी नई आरबीसी जो है वो तो इसी प्रकार की निर्माण होगा ना, आधी ही बनेगी, चंद्राकार ही बनेगी, इनका जीवन काल तो वैसे भी कम है। तो इस कारण से हम क्या देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के मरीजों का जीवन यापन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये लोग जीवित नहीं रह पाते, बहुत कम समय तक ऐसे लोग सरवाइव कर पाते हैं। अब देखते हैं कि आरबीसी बढ़ कब जाती है, घट कब जाती है, हमने देख लिया। बढ़ती कब है आरबीसी, जब हम किसी ऊंचाई वाले हिस्से पर जाते हैं। जब हम कभी ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी बढ़ जाती है। पानी की कमी के कारण जब हमें बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तब भी आरबीसी बढ़ जाती है। जब हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तब भी आरबीसी बढ़ जाएंगी। और लंग्स की, अगर हमें फेफड़ों की कोई बीमारी हो जाती है, लाइक लाइक टीबी, अगर ऐसी कोई बीमारी हमें हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि आरबीसी की संख्या जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ना ही आरबीसी का बढ़ना अच्छा है, ना ही आरबीसी का घटना अच्छा है। अब 3 टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। आरबीसी की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। आरबीसी की अगर कमी हो रही है तो इसे हम एनीमिया कह रहे हैं। आरबीसी अगर किसी कंडीशन में बढ़ रही है तो इसे हम पॉलिसीथीमिया कहते हैं, पॉलिसीथीमिया कहते हैं। वहीं अगर आरबीसी की जल्दी मृत्यु हो रही है, जो कि सिकल सेल एनीमिया में होता है, ठीक है, अगर जल्दी मृत्यु हो रही है तो इसे हम थैलीसीमिया कहते हैं। एनीमिया, पॉलीसिथीमिया और थैलीसीमिया, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। अब आती है WBC। आरबीसी का हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आरबीसी कैसे काम करती है, आकार किस प्रकार का है, रंग कैसा है, कंपोनेंट क्या क्या मिलते हैं इसमें, आरबीसी से कौन कौन सी डिसीज हो रही हैं, बढ़ने से क्या हो रहा है, घटने से क्या हो रहा है, बढ़ कब रही है, घट कब रही है। WBC की जब हम बात करें या श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करें तो ये जो आपको व्हाइट सेल्स दिखाई पड़ रही ना, ये WBC है। श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के से नाम से जानते हैं। इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जा रहा है, ल्यूकोसाइट भी कहा जा रहा है। यह केंद्रक युक्त होती हैं, पहली बात,
ठीक है, इनमें क्या पाया जा रहा है, केंद्रक, डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जा रहा था। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण ये रंगहीन होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आरबीसी को हीमोग्लोबिन ही रेड कलर दे रहा था। अब इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा है, इस कारण से ये कैसी है, रंग विहीन है। इनकी संख्या की बात करें तो ये 6000 से 8000 प्रति घन मीटर में पाई जाती हैं। इन्हें शरीर का प्रहरी या सैनिक कहा जाता है। यह शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। कोविड के टाइम में, जब कोविड आया था, तो उस समय में आपने इम्यूनिटी नाम का एक नया शब्द सुना होगा, है ना। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं या इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी पर ही डिपेंड करता है। तो हमने क्या सुना था, अगर किसी को बहुत ज्यादा कोविड बढ़ गया है, तो हमने सुना था उनकी डब्ल्यूबीसी कम हो गई है। डब्ल्यूबीसी का कम होना सीधा कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी का कम होना। क्लियर है। इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी बॉडी को बचाती है। अगर हम खोज की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की खोज किसके द्वारा की गई, तो विलियम एडिसन के द्वारा डब्ल्यूबीसी की खोज की गई थी। इसके अलावा गैब्रियल का नाम भी सामने आता है। विलियम एडिसन और गैब्रियल दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगर हम मेल फीमेल की बॉडी की बात करें तो 8000 से 10,000 ml ऑफ ब्लड में हमको डब्ल्यूबीसी दिखाई पड़ती है। फॉर्मेशन की बात करें तो कहाँ निर्माण हो रहा है, मैंने बताया कि येलो जो बोन मैरो का हिस्सा है, बोन मैरो में जो येलो बोन मैरो है उसमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। वही रेड बोन मैरो में हम आरबीसी का निर्माण देखते हैं। लाइफ स्पेन की बात करें कि जीवन काल कितना है, तो 2 से 4 दिनों का जीवन काल डब्ल्यूबीसी का होता है। आकार की बात करें तो यह इनरेगुलर होती है, अनियमित होती है। इसका कोई भी आकार नहीं है। गोल, टेढ़ी मेढ़ी, चंद्राकार कैसी भी आपको डब्ल्यूबीसी दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स अगर आपको देखनी है तो आपको किसका, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है देखने के लिए। अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं ब्लड में पाई जाने वाली। तो रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिकाएं, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, कौन है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक और माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों ही होते हैं, लेकिन आरबीसी में हमने पढ़ा कि ना तो केंद्रक ना तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हमको देखने के लिए मिलता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बनाता है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वही बात करेंगे, इट ऑल्सो नोन एज फाइटर सेल और बॉडीगार्ड सेल या सोल्जर सेल। सीधी सी बात है, क्योंकि इसे हम क्या कह रहे हैं, शरीर का प्रहरी कह रहे हैं। बाहर से आने वाले अलग अलग प्रकार की चीजों से ये हमारे शरीर को बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, निर्माण करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए की बात, आपको हल्की बहुत सर्दी हो जाए, तो मम्मी क्या बोलती है कि बेटा टैबलेट मत खाओ। क्यों मत खाओ, क्योंकि आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि आपका शरीर बाहर के बैक्टीरिया से, बाहर के वायरसेस से खुद ठीक हो सकता है, ठीक होने की क्षमता रखता है। जब आपका शरीर हल्का सा बहुत ज्यादा परेशान होता है, जब बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा बुखार बढ़ने लगता है, तब हम टैबलेट्स वगैरह लेना शुरू करते हैं। तो ये पूरी कंडीशन किस चीज से संबंधित है, डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। अब आता है डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात। तो डब्ल्यूबीसी जो है ना, इसे इसमें हम कुछ प्रकार देखते हैं, जैसे कि बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और इयोरोसोनोफिल। देखिए, आपको इतना समझना है कि डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं। इस कारण से डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा जाता है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स।
क्लियर है। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जब हम डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, जब हम ब्लड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब हम इस चीज को पढ़ लेंगे। अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये नाम आपको थोड़े बहुत क्लियर दिमाग में होने चाहिए। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी जो पाई जाती है रक्त में वो होती है न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वहीं सबसे कम की अगर हम बात करें तो बीसोफिल जो है वो सबसे कम होती है। वहीं हम सबसे बड़ी की बात करें तो मोनोसाइट्स जो होती हैं वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती हैं। वहीं सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती हैं। क्लियर है। मतलब रक्त में मिलने वाली सबसे बड़ी जो सेल है वो डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी में भी जो सबसे बड़ी सेल पाई जा रही है वो कौन सी होगी? मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी में जो सबसे छोटी होगी वो लिम्फोसाइट होगी। डब्ल्यूबीसी में जो सबसे ज्यादा होगी वो न्यूट्रोफिल होगी। और जो सबसे कम होगी वो बीसोफिल होगी। क्लियर है। ब्लड में जब इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है, बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी में जब कमी होती है तो हम इसे ल्यूकोपिया के नाम से जानते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी में जब बढ़ जाती है तो इसे हम ल्यूकोमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया और ल्यूकोपिया, ल्यूकेमिया और ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। देखो, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर हम देखें कि कम हो रही है तो हम इसे क्या कह रहे हैं? ल्यूकोपीनिया। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है तो हम इसे क्या कह रहे हैं? ल्यूकेमिया। क्लियर। देखिए, ये है डब्ल्यूबीसी, है ना। अब ये आपको रेड क्यों दिखाई पड़ रही है? डब्ल्यूबीसी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको इस प्रकार की दिखाई पड़ती है। देखो, अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो हमसे बहुत ज्यादा अपोजिट काम करने लगता है। अपोजिट काम कैसे करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हमारे विरुद्ध काम करने लगती है तो ऐसी कुछ बीमारियां हो जाती है जिन्हें हम रोग प्रतिरोधक बीमारियां कहते हैं, जो कि हमारे खुद के इम्यून सिस्टम के कारण हो जाती हैं। जैसे कि हम थायराइड, विटिलिगो या फिर डायबिटीज भी इसके अंतर्गत आती है। देखो, अगर हम डायबिटीज विटिलिगो की बात करें या डायबिटीज की बात करें, सबसे पहले डायबिटीज देखते हैं। तो डायबिटीज की अगर हम बात करें तो ये हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड में कितना ग्लूकोज पाया जा रहा है। लेकिन जब ग्लूकोज या शर्करा जो है वो ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो इसे कंट्रोल करने के लिए शरीर के बाहर से हमें क्या लेना पड़ता है? इंसुलिन लेना पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसी इंसुलिन लेने वाली पूरी कंडीशन को हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कई बार डायबिटीज का भी कारण बन जाती है। वहीं अगर हम विटिलिगो की बात करें तो विटिलिगो भी एक ऐसी स्किन कंडीशन है। इस कंडीशन के तहत क्या होता है? देखिए, विटिलिगो की अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया? इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी हमारे लिए खुद खतरा पैदा कर देता है। ये इसका सटीक एग्जाम्पल है। कैसे? देखिए, क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि आपने देखा होगा कि उनके शरीर के किसी हिस्से में आपको वाइट पैच दिखाई पड़े होंगे। ठीक है, सफेद कलर के दाग दिखाई पड़े होंगे। ये कंडीशन विटिलिगो कहलाती है। ये कंडीशन हो कैसे रही है समझते हैं। देखिए, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में एक तत्व होता है, एक फैक्टर होता है जिसके थ्रू कलर का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं मेलेनिन। मेलेनिन। जब आप एमपी पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कड़कनाथ मुर्गा।
ठीक है, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है, जो कि झाबुआ से संबंधित है, अलीराजपुर झाबुआ से। तो कड़कनाथ जो है ना वह पूरा का पूरा काले रंग का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेलेनिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। सेम कंडीशन ह्यूमंस में अप्लाई होती है, ठीक है। जिस व्यक्ति का रंग साफ है, जिस व्यक्ति का रंग हल्का है, उस व्यक्ति के शरीर में मेलेनिन कम होता है। क्लियर? लेकिन जिस व्यक्ति का रंग डार्क है, जिस व्यक्ति का रंग हल्का सांवला है, तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? मेलेनिन बहुत ज्यादा होता है। तो मेलेनिन बेसिकली क्या कर रहा है? ह्यूमन बॉडी में कलर को बना रहा है, रंग का या कलर का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन? मेलेनिन। क्लियर है इतना दिमाग में? अब क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही मेलेनिन से लड़ने लगता है, मतलब स्किन के किसी एक हिस्से की मेलेनिन की जो सेल होती है, जिन्हें हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं, तो इन मेलेनोसाइट्स से जब हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने लगता है और इन मेलेनोसाइट्स को जब हमारा इम्यून सिस्टम मारने लगता है, तो इनके मारने की वजह से स्किन के उस हिस्से में एक सफेद कलर का स्पॉट दिखाई पड़ता है, जिस स्पॉट को हम व्हाइट स्पॉट के नाम से जानते हैं। और ये कंडीशन आगे चलकर ल्यूकोडर्मा के नाम से जानी जाती है या फिर विटिलिगो के नाम से जानी जाती है। विटिलिगो। ठीक है, तो समझ में आई बात? मतलब ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। ऐसे लोगों को बीमारियों या बीमार जैसे ट्रीट करना बंद कीजिए। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका शरीर गोरा है, उनका शरीर सांवला है, किसी के शरीर में किसी एक हिस्से में वो शरीर गोरा है, किसी एक हिस्से में सांवला है, बस। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं बढ़ती, कुछ भी नहीं होता। समाज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसे लोग पूरे तरीके से नॉर्मल हैं। ना ही मुझे तो यहाँ पे बताना भी नहीं चाहिए इस बीमारी के बारे में, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है। बट आपको नॉलेज होना चाहिए। कल को आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जिन्हें विटिलिगो हो, तो आप उनसे एकदम नॉर्मल बात कीजिए, उन्हें एकदम नॉर्मल ट्रीट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ स्किन का एक कलर है, जो किसी हिस्से से गहरा हो गया है, किसी हिस्से से सांवला हो गया, किसी हिस्से से सफेद हो गया है। क्लियर है? जब हम धूप में जाते हैं, सूरज की रोशनी में जाते हैं, तो हमारा हम देखते हैं हमें टैनिंग हो जाती है। टैनिंग क्या है? टैनिंग ये है कि कुछ समय के लिए हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा हल्का डार्क कलर का हो जाता है सूरज की रोशनी के कारण। क्यों? क्योंकि मेलेनोसाइट्स जो मेलेनिन है वहां पर आके इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से इस हिस्से में, फेस के इस हिस्से से मेलेनिन खत्म हो गया है, इस कारण से ये हिस्सा गोरा दिखाई पड़ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये किसके थ्रू हो रहा है? ये पूरा कारण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा होने के कारण। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बहुत अच्छी होती है, तो कभी कभी ये अपोजिट वर्क भी करने लगती है। इसका एक और एग्जांपल है, जो है थायराइड। देखो, ये है मेलेनिन। देखिए, ये है मेलेनिन, ये मेलेनिन वाला हिस्सा है। और ये जो अंदर दिखाई पड़ रही है क्या है? मेलेनोसाइट्स। और ये आपकी स्किन है। स्किन के एक हिस्से में यहाँ पे आपको मेलेनिन दिखाई पड़ती है, यहाँ से ये खत्म होती है, इस कारण से हम क्या देखते हैं? व्हाइट कलर देखते हैं। थायराइड की बात की जाए, थायराइड की बात की जाए तो ये है हमारी थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले के इस वाले हिस्से पर होती है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें, तो ये हल्की सी बटरफ्लाई जैसी दिखाई पड़ती है। इस ग्लैंड की अगर प्रॉब्लम समझे हम, तो कभी कभी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में दिक्कत क्या है? इससे 3 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, T3, T4 और TSH। ठीक है, इन 3 हार्मोन का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? थायराइड ग्लैंड के कारण होता है। कभी कभी ये हार्मोन थोड़े से आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब जितना होना चाहिए उतना फॉर्मेशन इनका नहीं हो पाता है। तो क्या होता है? ऐसी कंडीशन में आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन की आवश्यकता हम किससे? नमक से पूरी करते हैं। ठीक, तो आयोडीन की आवश्यकता हम किससे? नमक से पूरी करते हैं। तो आयोडीन का कॉन्सेप्ट किसके कारण है? थायराइड ग्लैंड के कारण है। अगर ये हार्मोन ढंग से अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाते, अच्छे से श्रावित नहीं हो पाते, तो क्या होता है? तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड अपना आकार बढ़ाने लगती है। इसे लगता है कि यदि मैं अपना आकार बड़ा कर लूंगी, अपना आकार बढ़ा लूंगी, तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना आकार बढ़ा लूंगी, तो मेरे आकार को बढ़ा लेने से ये हार्मोन्स जो है बहुत अच्छे से श्रावित होना, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करती है? धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगती है। तो इसके ऊपर यहाँ वाले हिस्से में
इसके ऊपर थायराइड ग्लैंड के ये वाले हिस्से में यहाँ पे हम देखते हैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं या ग्वाइटर्स कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे टिश्यूज सेल्स इकट्ठे होने लगती है और सेल इकट्ठे हो होकर टिश्यू का निर्माण कर लेती है और इस टिश्यू को हम ग्वाइटर कहते हैं या फिर नोड्यूल्स कहते हैं। और आगे चलकर ये बहुत बुरी कंडीशन में एक परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए, पर एक बात और है कि थायराइड के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं या जो नोड्यूल्स होते हैं, थायराइड के जो ग्वाइटर्स होते हैं, इन ग्वाइटर्स में कैंसर नहीं होता, बल्कि ये केवल सेल का एक टिश्यू का एक हिस्सा है, एक टिश्यू बना हुआ है, एक थक्का जैसे समझ लीजिए कि सेल का एक इकट्ठा एक थक्का बन गया है किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ये देखिए, ये थायराइड ग्लैंड है और इसके ऊपर आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे मैंने क्या कहा, ग्वाइटर कहा। ये नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर होने वाला टिश्यू जो है वो क्या कहलाता है, ग्वाइटर कहलाता है। ये इनलार्ज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। और हमें बाहर से कैसे दिखाई पड़ता है, बाहर से इस टाइप का दिखाई पड़ता है। इसे हिंदी में पहले घेंघा रोग भी कहा जाता था। ठीक है, अब आज की कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो इलाज है बहुत ज्यादा आसान है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको डॉक्टर थायरॉक्सिन की टैबलेट देंगे। आपकी कंडीशन को देखने के बाद हो सकता है आपको 25 mg, 50 mg या 75 mg, या अगर आपकी कंडीशन एक्सट्रीम है तो आपको 100 से 150 mg की आपको थायरॉक्सिन की टैबलेट्स दी जाएंगी। इन टैबलेट्स के थ्रू आपके जो तीनों हार्मोन है T3, T4 और TSH, इन तीनों हार्मोन को कंट्रोल किया जाएगा। आपको अब ये टैबलेट्स डेली लेनी है। इन टैबलेट्स के लेने से अब क्या होगा, आपका ये तीनों जो हार्मोन्स है, ये तीनों हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। और इन तीन हार्मोन के कंट्रोल में आने से हो सकता है कि आपका जो ये ग्वाइटर बन गया था, ये जो ग्वाइटर आपके गले में किनारे में दिखाई दे रहा है, इस ग्वाइटर का साइज भी धीरे धीरे कम हो जाए। या तो फिर अगर ये साइज कम नहीं हो रहा है, ये साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपने टैबलेट्स ली लेकिन आपने लेट टैबलेट शुरू की और आपका ग्वाइटर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, ऑपरेट करके, ऑपरेशन के थ्रू इस ग्वाइटर को बॉडी के बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर है इतना? अंत में आती है ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की जब हम बात करें तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका लाइफ स्प्लिन जो होता है या इनका जो जीवन काल होता है, ये 8 से 10 दिन का होता है। प्लेटलेट का बेसिकली काम मैंने आपको बता दिया था, रक्त का थक्का जमाने का काम होता है। इनका फॉर्मेशन भी येलो बोन मैरोज में होता है। साइज की बात करें तो ये उत्तल लेंस की तरह या कॉन्वेक्स की तरह इनका साइज होता है। आकार किस प्रकार का होता है, अगर इनकी बात करें तो इनमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक जो है प्रेजेंट होता है। केंद्रक इनमें पाया जाता है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता। अगर इनके फंक्शन की बात करें, मतलब बेसिकली काम क्या करते हैं, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो प्लाज्मा के साथ मिलकर ब्लड को क्लॉट करने का काम करती हैं। ये आपको ये आपको जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये डब्ल्यू ये अगर इसकी बात करें हम तो ये आरबीसी है। इनकी बात करें व्हाइट वाली, ये डब्ल्यूबीसी है। और ये जो छोटी सी आपको ये अलग सी संरचना दिखाई पड़ रही है ना, ये प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की अगर हम बात करें, अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो ये सूक्ष्म पाई जाती हैं, बहुत छोटी होती है। इनमें कोई रंग नहीं होता। अगर इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो यह 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर में पाई जाती हैं। अगर इन्हीं की बात करें हम तो ये केवल स्तनधारी वर्ग में पाई जाती हैं। यह रुधिर का मतलब ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए, रुधिर का थक्का बनाने का काम करती हैं बेसिकली। ये प्लाज्मा के साथ मिलकर काम करती हैं। ब्लड क्लॉट फैक्टर, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो ब्लड का क्लॉट जो है किस प्रकार से बनता है और क्या क्या चीजें इसमें काम होती है, काम करती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको कभी चोट लग जाए तो ऑक्सीजन और आपकी ब्लड सेल्स, फाइब्रिनोजन और साथ में कैल्शियम, ये सारी चीजें मिलकर ब्लड क्लॉट का निर्माण करती है। ये प्रोसेस हम बाद में आराम से समझेंगे।
देखिए इस प्रकार से ब्लड की क्लॉटिंग की जाती है। आपके किसी एक हिस्से में चोट लगी और ये जो आपको छोटे छोटे फाइबर्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये फाइब्रिनोजन है, ये फाइबर के तंतु हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में आपकी हेल्प करते हैं, ब्लड को बाहर निकलने में रोकते हैं। प्लेटलेट्स की ही अगर बात की जाए तो प्लेटलेट्स में एक बीमारी होती है जिसे हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया में होता क्या है, इसे रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। हीमोफीलिया बेसिकली ये है कि इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो आपका ब्लड कंटिन्यू बाहर निकलता रहेगा, तो ब्लड बहना या ब्लड कहीं चोट लग जाए तो ब्लड रुकेगा नहीं, इस कारण से इसमें डेथ भी हो सकती है लोगों की। ऊपर से ब्रिटेन की महारानी को ये बीमारी थी, इस कारण से हम इसे रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो हीमोफीलिया की अगर बात करें तो हीमोफीलिया जो है यह रॉयल डिसीज है, इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, इसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। वही दूसरी है थ्रोम्बोप्लास्टीज। थ्रोम्बोप्लास्टीज की बात करें तो इसमें प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा डेंगू और मलेरिया में भी हम देखते हैं प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि डेंगू में भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है, ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो जाना। इवन डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पर कम हो जाती है, इस कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है डेंगू मलेरिया में। इस कारण से संभावना बढ़ जाती है, बहुत सारे बच्चे डेंगू के चलते खत्म भी हो जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, रुधिर वर्ग के बारे में। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।